प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाल में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कारण एयर इंडिया की उड़ानों में हुई देरी के लिए नागर विमानन मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने असुविधा के लिए यात्रियों से मांगी माफी। नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने भी उड़ान में कथित देरी से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए क्षमा मांगी है। हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधान सचिव बिना यात्रा दस्तावेज के हवाई अड्डे पहुंचे थे। इसके चलते विमान 1 घंटे की देरी से उड़ा था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को सीट देने के लिए विमान से एक परिवार को उतार दिया गया था और लेह से नई दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया का विमान 1 घंटे की देरी से उड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। पूर्वोत्तर में राजमार्गों के निर्माण की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से नई सड़क परियोजनाओं व नजदीकी हवाई अड्डों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से सड़क निर्माण की सामग्री व प्रौद्योगिकी के पहलुओं में नवाचार की सभी संभावनाएं तलाशने को कहा। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि उच्च गुणवत्ता वाली बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और राजमार्गों के किनारे व्यापक रूप से वृक्षारोपण भी किया जाए। मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। देशव्यापी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आज से होगी लागू। राज्य या एक सर्किल से दूसरे सर्किल में स्थायी तौर पर जाने पर भी नंबर बदलने की नहीं होगी जरूरत। देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियां आज से पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP शुरू कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को दूसरे सर्किल में स्थानांतरित होने पर भी अपना पुराना मोबाइल नंबर बनाए रखने की सुविधा होगी। ग्राहक उसी नंबर पर अपनी पसंदीदा की किसी कंपनी की सेवाएं ले सकेंगे। अभी MNP की सुविधा एक सर्किल के अंदर ही है। महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसी बुनियादी विषयों की शिक्षा न देने वाले मदरसों के छात्रों को नहीं देगी स्कूली छात्रों का दर्जा। राज्य शिक्षा मंत्री ने मदरसों को अनुदान राशि जारी रखने का दिया है आश्वासन। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि अधिकतर मदरसे स्कूल न होकर धार्मिक शिक्षा के केंद्र बनकर रह गए हैं, इसलिए जिन मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है उन्हें स्कूल नहीं माना जाएगा। खड़से ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के हर बच्चे की पढ़ाई सुनिश्चित करना चाहती है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। भाजपा सांसद हेमा मालिनी जयपुर के पास एक सड़क हादसे में हुई घायल। इस हादसे में एक बच्ची की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 कारों के बीच हुई भिड़ंत में मशहूर अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी बाल बाल बच गयी। हादसे में दूसरी कार में सवार एक बच्ची की मौत हो गयी और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हेमा मालिनी कार से भरतपुर से जयपुर की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी ऑल्टो कार जयपुर से लालसोट की तरफ जा रही थी। मिडवे के निकट दोनों कारों में टक्कर हुई। हेमा मालिनी को जयपुर के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि के कायाकल्प और सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए बड़ी पहल की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने और खेती को लाभदायक बनाने की दिशा में तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम भी मिल पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में मंदी की किसी भी आशंका को खारिज किया। राजन ने कहा कि भारत का ग्रीस के साथ सीधा लेन देन बहुत सीमित है, इसलिए वहां के संकट का भारत पर सीधा असर होने की संभावना भी बेहद कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर असर के लिहाज से कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान RBI गवर्नर ने कहा कि पूंजी निवेश बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें देश में सभी कौशल योजनाओं को एक ही छत के नीचे एक ही राष्ट्रीय नीति के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के तहत देश में नौकरियां पैदा करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर भी खास जोर रहेगा। इसके तहत 21 मंत्रालयों में चल रहे कौशल विकास की योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाएगा। देश के IIT और IIM जैसे अहम शोध संस्थानों में चल रही कौशल योजनाओं के बीच ये नीति साझा कड़ी के रूप में काम करेगी। रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ देश में युवाओं को तैयार करना भी समय और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यवहारों तथा नवाचार पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में स्वास्थ्य व्यवहार तथा उत्पादों में नवाचार से ही श्रेष्ठ स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि राज्य श्रेष्ठ व्यवहारों और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन में नेशनल हेल्थ इनोवेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल राज्यों द्वारा नवाचार में किए गए योगदान का भंडार होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने 24 घंटे का वॉइस आधारित वेब पोर्टल की भी शुरुआत की, जहां फोन करने पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलेगी।
भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास है, जो तमाम पक्षों और संगठनों से इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। इस विधेयक को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में संवाद जरूरी है और सरकार किसानों के हित से पीछे नहीं हटेगी। ग्लोबल पॉवर्टी प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में वैश्विक गरीबी परियोजना के सीईओ ह्यूग इवांस, क्रिस मार्टिन, फ्रीडा पिंटो, डेव होल्म्स और विजय नायर शामिल थे। प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत, नमामि गंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कदमों की सराहना की। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के गांवों में संदिग्ध बोको हराम के आतंकवादियों ने घरों और मस्जिदों पर हमला कर करीब 150 लोगों की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ते पुरुषों और बच्चों को मार डाला व घरों में खाना पकाती महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। मई में राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के सत्ता में आने के बाद से चरमपंथी समूह का ये भीषण हमला था। विंबलडन से 2 बार के चैंपियन राफेल नडाल हुए बाहर। रॉजर फेडरर तीसरे दौर में पहुंचे। 14 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से बाहर हो गए हैं। नडाल को बाहर का रास्ता दिखाया जर्मनी के डस्टिन ब्राउन ने, जिन्होंने संघर्ष से भरे मुकाबले में नडाल को 7-5, 3-6, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में ब्रिटेन के एंडी मरे तीसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रहे। मरे ने नीदरलैंड के रॉबिन हास को 6-1, 6-1, 6-4 से मात दी। दूसरी वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने भी तीसरे दौर में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। दूसरे दौर के मुकाबले में फेडरर ने अमेरिका के स्वयं क्यूरी को 6-4, 6-2, 6-2 से मात दी। वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना बेल्जियम के साथ होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5वें से 8वें स्थान के मुकाबले में इटली को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से दी मात। भारत ने महिला हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल के क्लासिफिकेशन मैच में इटली की टीम को शूटआउट में 5-4 से हराकर ओलंपिक में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जीवित रखा है। विश्व में 13वीं रैंकिंग की भारतीय टीम ने 16वीं रैंकिंग के इटली को 5वें से 8वें पायदान के लिए खेले गए मैच में शूटआउट में पराजित किया।